मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को टॉपिक विवाह पढ़ा रही थी, जिसमें विवाह की कानूनी तथा जीव शास्त्रीय योग्यताएं मैं आप लोगों को आगे चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया विवाह क्या होती है, एक सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था कह सकते हैं। फिर मैंने आप लोग को बताया कि इसकी परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं बताई। फिर मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। फिर विवाह के प्रकार ये 2 प्रकार का, एक पत्नी बहुपत्नी विवाह, एक पति और एक पति और एक पत्नी और बहुपति, मतलब एक विवाह और बहु विवाह, ये बताया। फिर कुछ इसके रिचुअल्स थे, मैंने आपको बताया। फिर इसके कुछ बायोलॉजिकल, मतलब कह सकते हैं कि योग्यताएं थी कि इसमें परिपक्वता होना चाहिए और मतलब कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको आगे बताई। तो आज का टर्न था उससे संबंधित क्वेश्चन को कराने का। तो मैं आपसे कही थी कि जितना बुक में क्वेश्चन होगा प्लस जो यूथ में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे, वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगी कि क्या इस बुक को पढ़ाने से कुछ फ़ायदा है, कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए क्या वो मिल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह की 3 समस्याएं बताइए। तो हिंदू विवाह की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। नंबर 1 क्या है, तो बाल विवाह। नंबर 2 क्या है, विधवा विवाह। नंबर 3 पुनर्विवाह और नंबर 4 दहेज प्रथा। ये क्या है, तो समस्याएं हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के उद्देश्य बताइए। तो विवाह के उद्देश्य रीति या काम, सुख, संतान प्राप्ति, धर्म पालन, मोक्ष की प्राप्ति आदि है। ये आपने पहले देख चुका है, पीछे चैप्टर जब बताई थी तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थितियों में विवाह विच्छेद के प्रति आपकी क्या मान्यता है। पारस्परिक समायोजन हेतु पति पत्नी को प्रयास करना चाहिए। यदि इतने पर भी आपसी सहमति न बने तो विवाह विच्छेद ही उचित प्रावधान माना जाता है। विवाह विच्छेद के समय यह आवश्यक है कि बच्चों के हितों को विशेष महत्व दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, पारंपरिक रूप से हिंदू विवाह को क्या माना जाता है। तो उत्तर है, हिंदू विवाह को क्या माना जाता है, तो एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह विच्छेद से 2 हानियां बताइए। तो आंसर में है कि विवाह विच्छेद से 2 हानियां हैं। समाज में अनैतिकता व अनाचार की वृद्धि होती है। विवाह विच्छेद से बच्चों के पालन पोषण में समस्या आती है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, विवाह विच्छेद के 3 लाभ क्या हैं। तो विवाह विच्छेद के 3 लाभ निम्न हैं। स्त्री की स्वतंत्रता का अधिकार, संतान की उचित व्यवस्था, नंबर 3 वैवाहिक अनुकूलन तथा अत्याचार से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुष को विवाह कब करना चाहिए। तो पुरुष को 21 वर्ष की अवस्था में विवाह करना चाहिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट विवाह से आप क्या समझते हैं। कानूनी रूप से, आंसर में कानूनी रूप से संपन्न होने वाले विवाह को विशिष्ट विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं, तो विशिष्ट विवाह कहते हैं। यह विवाह रजिस्ट्रार के सम्मुख वैधानिक रूप से संपन्न होता है तथा उसका पंजीकरण करके एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। विवाह की कौन कौन सी जैविकी योग्यताएं हैं। तो विवाह की जैविकी योग्यताएं इस प्रकार है, परिपक्वता तथा रोग मुक्तता। नंबर 10 क्वेश्चन है, बालिका का विवाह कम से कम कितनी आयु में होना चाहिए। तो बालिका का विवाह, ये सब देखिएगा यूथ में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बालिका का विवाह कम से कम 18 वर्ष में होना चाहिए। विवाह की कानूनी योग्यताएं क्या हैं। तो नंबर 1, दोनों ही पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित न हो, दोनों पक्षों में से कोई एक पागल न हो। ये पॉइंट देखिएगा, यूथ का एक क्वेश्चन है, इसी पे है, आप देखिएगा क्या क्या है। पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। स्त्री पुरुष में रक्त का निकट संबंध न हो। अब आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का नंबर। पहला क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। अत्यधिक धन का उपलब्ध होना, ब पति का शिक्षित होना, स पत्नी का सुंदर होना और द मतलब डी है, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना।
दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन में दुख के कारण है। नंबर 1 संवेगात्मक असमायोजन, नंबर 2 यौन संबंधों का असामान्य होना, नंबर 3 आर्थिक परेशानी और नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कारण है जो दुख का कारण बनते हैं वैवाहिक जीवन में। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है विवाह विच्छेद से सर्वाधिक अहित होता है पति का, पत्नी का, बच्चों का और किसी का नहीं। तो बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि माँ बाप दोनों का प्यार बच्चों को आवश्यक होता है। नंबर 4 क्वेश्चन है विवाह विच्छेद के लाभ हैं स्त्रियों की स्थिति में सुधार में सहायक, कष्टमय जीवन से मुक्ति, समानता के लिए और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये लाभ हैं। नुकसान के साथ लाभ आपने देखा था तो उसका ये वहाँ से ये क्वेश्चन बना कि सभी लाभ हैं। विवाह विच्छेद से प्रमुख हानि है पारिवारिक संकट के विरुद्ध आर्थिक अव्यवहारिता, बच्चों की समस्या और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण हैं जो विवाह विच्छेद के बाद नुकसान देते। पारिवारिक संगठन में विरुद्ध हो जाता है, सही बात है, यूनिटी टूट जाती है, आर्थिक अव्यवहारिता आती है, फिर वो एबिलेशन की मांग करती कि मेरे भरण पोषण की, तो फिर ये सब, फिर बच्चों को अलग समस्याएं होती हैं। तो ये कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 धर्म पालन, प्रजा या संतान प्राप्ति, नंबर 3 रति या काम सुख, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपने ऑप्शन देखा था, सभी सही है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हिंदू विवाह की समस्याएं हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। विधवा विवाह निषेध ये सब क्या है, कानून बना है, इसीलिए तो क्या किया गया, कानून बनाया गया है। यही दिया कि हिंदू विवाह की समस्याएं हैं, तो बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है, विधवा विवाह निषेध भी है और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। भारतीय कानून के अनुसार लड़का तथा लड़की की विवाह योग्यता आयु क्या होनी चाहिए। 17 से 20 वर्ष, 16 और 19 वर्ष, 18 और 21 वर्ष, 14 और 18 वर्ष। तो क्या होनी चाहिए, 18 और 21 वर्ष। हिंदू विवाह क्या है, सामाजिक समझौता है, एक धार्मिक संस्कार है, समिति है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। परिवार का गठन होता है सामाजिक संबंधों के आधार पर, वित्तीय हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विवाह नामक संस्था के आधार पर। यहाँ पे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए, ख़त्म हो गए। ये यूथ है, इसमें पहले से टिक लगा हुआ है तो उसको आप माइंड मत करिएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें बुक में मिलता है नहीं, इस चीज़ के लिए मैं ये लेके आई हूँ। ये दहेज का क्वेश्चन है, मैं दहेज जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ से आप लोग को ये चीज़ दिखेगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, भारत में दहेज विरोधक कानून कब आया, तो सन 1961 में ये कानून आया था। तो लिखा है भारत में दहेज निरोधक कानून 1961 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ, वही क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 1961 होगा। मैं आपको विवाह के क्वेश्चन दिखाने के लिए ये लेके आई थी। देखिए आप यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती। आपको मैंने ये चारों विवाह के प्रकार बताए थे ना कि कौन कौन सा, एक्सोगामी, एंडोगामी, हाइपोगामी और हाइपरगामी। एक्सोगामी का मतलब क्या था, बहिर्गोत्र से जो बाहर शादी करते हैं। एंडोगामी जो अपने गोत्र मतलब परिवार नहीं, अपनी जाति अपने गोत्र में विवाह करते, वो सगोत्र था। अनुलोम में क्या था, तो लड़का बड़ी जाति का था और लड़की निम्न कुल की थी, वो उच्च कुल का था। प्रतिलोम में क्या था, लड़की उच्च कुल की थी, लड़का निम्न कुल का था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, समूह, कुल, गांव, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो आप क्या बोलेंगे, सगोत्र विवाह, एंडोगामी इसको कहेंगे। नहीं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये चीज़ बताई थी। देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि विवाह के सामाजिक व धार्मिक कुछ प्रतिबंध थे, जिसमें मैंने एंडोगैमी, एक्सोगामी बताई थी। तो यही अंतर्विवाह पूछ रहा है, एंडोगामी, जिसको अंतर्विवाह का अर्थ है अपने समूह, वर्ग या जाति में विवाह करना, अर्थात यह धनात्मक प्रतिबंध है। ठीक है। और बहिर्विवाह में क्या था, बहिर्विवाह का तात्पर्य उपयुक्त नियम के अनुसार अपनी जाति या उपजाति के अंदर तो विवाह किया जाए, किंतु अपने गोत्र, प्रवर या पिंड से विवाह न किया जाए। मतलब बहिर्विवाह अपने गोत्र से, अपने प्रवर से और अपने पिंड से जो बाहर विवाह किया जाता है वो क्या होता है, एक्सोगामी कहते हैं उसे। अगला था
आप देख लीजिए यहाँ पे अगला क्या था, तो अगला था हाइपरगामी, जिसको अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या था, लड़का उच्च कुल का था और लड़की निम्न कुल की थी। हाइपोगैमी क्या था, तो इसमें लड़के का विवाह उच्च वर्ग या उच्च कुल की लड़की के साथ हो रहा था। तो यही चारों से देखिए क्वेश्चन सीधे उठ करके आया है। आप मेरा क्लास करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको इतना तो हो जाएगा कि रिविज़न हो जाएगा चीज़ें। और जैसे इसमें जो दिया है एक्सप्लेन वो अलग चीज़ है, बुक में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर होती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं कह रही थी आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी मेरी वीडियो देखें वो इसका आंसर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि उनको क्या सही लगता है इसका आंसर। इसका दिया है कि अभिकथन ए, मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। कारण आर दिया है कि वे लोग बच्चे को जन्म देने तथा उनका लालन पालन करने में अक्षम है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए, इसमें आंसर दिया हुआ है बी। तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर करके बताइएगा, मतलब अपने नज़रिए से, कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोनों सही है, क्योंकि जो पागल दिया हुआ है कि विवाह विच्छेद इन सब आधारों पर होता है, तो लिखा है मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। अक्षम है तो उनको विवाह करने का क्या मतलब, वो भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, वे लोग बच्चों को जन्म देंगे तो उनका लालन पालन करने में अक्षम होंगे। तो हमें अभी कथन भी सही लग रहा है और कारण भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है बी। अगर जिसको भी आंसर, मतलब जिस हिसाब से अगर बी आंसर लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा। अगला देखिए, आपने पढ़ा था कि भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। सीधे यहाँ से क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन उठा के देखिए दे दिया, सीधे दे दिया, ना कुछ बदला ना कुछ किया। बालिका का विवाह में कम से कम कितनी आयु होती है, तो 18 वर्ष। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, तो दिया है 18 वर्ष होती है। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो एंडोगैमी कहते हैं। आप लोग ये जान गए होंगे मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया, तो सन 1961 में लागू किया गया। यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है पिछले भी समय में। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह क्या कहलाता है। मैं आपको 8 प्रकार के विवाह बताई थी। पहला बताई थी ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैचास विवाह, जिसमें मैंने राक्षस विवाह को बताया था कि इसको क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, युद्धोपरांत जीत कर जो स्त्रियां लाई जाती हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो असुर विवाह होगा नहीं। इसमें क्या होता है कि खरीद के जो स्त्रियां होती हैं उनको खरीदा जाता है। पैचास विवाह में मतलब नशे की हालत में रेप करके या ऐसे जो लड़कियां लाई जाती हैं उठाकर, उसे पैचास विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह जो युद्ध में जीत कर लाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राक्षस विवाह। मैंने ये सब चीज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ, पहले मैंने इस चीज़ को रीडिंग करा दिया आपको। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह कहा है, आदि स्वरूप माना है, तो मैकाइवर ने क्या किया है, एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, 8 आपको पता है, ठीक है, 8 स्वरूप माने गए हैं। ये मैं आपको अभी बताई हूँ जस्ट कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैचास विवाह, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह, जो कि मैं आपको जो 8 है वो क्लियर करा दी। और संस्कार कितने माने जाते हैं, तो 16 संस्कार हिंदू धर्म में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन उपलब्ध होना, नंबर 2 पति का शिक्षित होना, पत्नी सुंदर होना, और डी है पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो इसका आंसर आप पहले ही किताब पढ़ चुके, दिया है कि पति पत्नी में उचित समायोजन अगर रहेगा तो उनके जो क्या बोलते हैं मैरिज लाइफ है वो सब मतलब सक्सेस रहेगी, सफलतापूर्वक जिंदगी का निर्वहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो किस पर, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, इनमें से किसी पर नहीं, तो बच्चों पर। ये क्वेश्चन आपने 1 लाइनर में भी देखा है, सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, तो बच्चों पर। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, इसका आंसर होगा हरविलास शारदा, उन्होंने ही शारदा एक्ट लाया था 1929 में। यही इसका सही आंसर है कि क्या बोलते हैं कि भारत में
भारत में जो है सन 1929 में, ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 1929 में महान समाज सुधारक हरविलास सारदा के प्रयत्नों के फलस्वरूप सर्वप्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम राजा राम मोहन राय ने तो 1829 में क्या किया था, तो इन्होंने तो क्या कहते हैं कि सती प्रथा पर क्या किया था, रोक लगाया था। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया था। किसने, तो राजा राम मोहन राय ने रोक लगाया था। 1929 में पारित हुआ इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने योग्य वयस्क लड़कों और लड़कियों की आयु को निर्धारित किया जाता है। सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोध कानून पास कर दिया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1930 को। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शारदा एक्ट बना तो 1929 में, पर लागू सितंबर 1929 में ये विधानसभा में पास हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है, तो गांधर्व विवाह। मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रेम विवाह को और गांधर्व विवाह को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रेम विवाह के नाम से। आप देख लीजिए, एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कामसूत्र में गांधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया है, जिसमें वर कन्या परस्पर प्रेम के कारण स्वेच्छा से विवाह करते, माता पिता की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे ही क्या किया गया, गांधर्व विवाह को ही क्या किया था, प्रेम विवाह या लव मैरिज की संज्ञा दी जाती है। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है, तो धर्म रति प्रज्ञा मतलब पुत्र की प्राप्ति। तो इसका आंसर डी होगा। सब चीज़ें आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप आराम से कर ले रहे होंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह। तो आपको पता है अनुलोम में क्या होता है, लड़का क्या होता है, उच्च कुल का होता है, लड़की निम्न कुल की। प्रतिलोम में क्या होता है, तो लड़की उच्च कुल की होती है, लड़का निम्न कुल का होता है। अनुलोम में क्या होता है, अपनी ही जाति अपने कुल में क्या होता है, जो शादी होती है वो अंतर विवाह के अंतर्गत आती है, जिसे क्या कहते हैं, एंडोगैमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोध संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष। ये रॉन्ग। वह लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष है। तो यही सही है कि लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष इसमें तय किया गया। सौदाई क्या होता है, तो जो स्त्री को धन मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, सौदाई कहते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है, नंबर 1 शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाकर, सही निर्णय लेने में सक्षम होकर, उपयुक्त सभी। तो ये सब पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। बाल विवाह है एक व्यक्तिगत समस्या, एक सामाजिक समस्या, एक पारिवारिक समस्या और एक कानूनी समस्या। तो ये सबसे सारे समस्याओं से बढ़ के क्या है, सबसे बड़ी समाज की प्रॉब्लम है। तो इसमें सबसे जो एग्जैक्ट आंसर जा रहा है एक्यूरेट क्या होगा, तो बी सामाजिक समस्या। बालकों के, ये तो अलग क्वेश्चन है मैनेजमेंट का, मैंने बस विवाह के क्वेश्चन लेके आई हूँ। विवाह है एक सार्वभौमिक संगठन, सार्वभौमिक संस्था, सार्वभौमिक समाज, सार्वभौमिक समुदाय। तो ये क्या होगा, एक सार्वभौमिक संस्था है जो यूनिवर्सल है, जो हर जगह ही है। ये विवाह हर जगह, हर देश, हर समाज में होता है, तो इसलिए क्या एक सार्वभौमिक संस्था है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु कितनी है, 21 वर्ष है। कितनी बार किस अधिनियम में संशोधित करके बनाया गया, तो 1978 का जो अधिनियम बना बाल विवाह निरोध अधिनियम, उसमें इसका संशोधन किया गया। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ, 1961 में पारित हुआ। ये यहाँ तक इसमें विवाह के क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें सारे क्वेश्चन आपको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। दहेज मैंने पढ़ाया नहीं अभी वो चैप्टर, मैं आगे क्या करती हूँ, दहेज जो चैप्टर है उसको ही क्लियर करा दूँगी, कल से स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट कर दिया करिए। और जो लोग देखते हैं, मैं जो एक क्वेश्चन पूछी हूँ उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर रिप्लाई करिएगा, उससे आपका ही तैयार होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही इसमें फ़ायदा है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।